आज हम गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम इसका अध्ययन करेंगे। पीछे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? वैद्युत फ्लक्स। क्लियर? वैद्युत फ्लक्स का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप गॉस का नियम ठीक से समझ पाएंगे। तो गॉस की थ्योरम हम क्या करते हैं, हमने मान लो ये एक स्फीयर ले लिया, इसके अंदर यहां पर केंद्र O पर मान लो कोई आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, बिंदु आवेश प्लस क्यू। क्लियर? तो अब इससे जो है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे आर त्रिज्या का ये त्रिज्या मान लो आर है, ठीक। आर त्रिज्या का हमने क्या बना दिया? स्फीयर। आप इसको वृत्त ना समझें, क्या है? स्फीयर, ठीक है, सर्कल नहीं है, गोला है ये। अच्छा, यहां सतह पर हम एक छोटा सा जो है क्षेत्रफल लेते हैं, मान लो ये छोटा सा एरिया लिया, इसकी वैल्यू है मान लो ds। कितनी है? ds। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की ओर। आप कल्पना कीजिए फुटबॉल लिए हैं, फुटबॉल की सतह पर बाहर की ओर ऐसे आप बहुत सारी लाइनें ऐसी खींचिए, तो वो सतह के साथ कितना कोण बनाएगी? 90 अंश का, ठीक है। अर्थात ये ds वेक्टर जो है इस तरह से बाहर की ओर कार्यरत होगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, यहां से इसको मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बड़लेखाएं किधर जाएंगी? इस तरीके से बाहर की ओर जाएंगी, बिंदु आवेश है ये, तो यहां से बड़लेखाएं ऐसी बाहर की ओर जाएंगी ऐसे, यानी ई का डायरेक्शन, जो ds का डायरेक्शन है वही ई का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें, ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस चीज को अच्छे से समझ लो कि वास्तव में गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम हमें यह बताता है कि अगर किसी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स के मान को बताता है, ये गॉस का नियम है। कोई भी बंद सतह है, ठीक है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसका एक बहुत सरल तरीका उसने दे दिया। भाई पीछे हमने आपको पढ़ाया कि फ्लक्स क्या होता है? E डॉट ए या E cos थीटा, यही तो बताया। तो उस तरीके से हम गणित से निकाले। दूसरा क्या है, गॉस ने क्या कह दिया? गॉस ने कह दिया कि कोई आवेश है, ठीक है, अब उसको मान लो उसके चारों तरफ वो आवेश जो है एक बंद पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, तो उससे गुजरने वाला, उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि ये फ्लक्स अगर हम इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करें तो ये फाई ई की जो वैल्यू है 1/ε0 गुना उस आवेश के बराबर होगा जो उस बंद सतह से घिरा हुआ है। सीधी सी बात है। फिर एक बार सुन लो, गॉस ने क्या बताया? किसी बंद सतह से घिरा हुआ आवेश कितना है, वो अगर हमें पता है, ठीक है, तो उस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 1/ε0 इंटू वो आवेश, इसके बराबर होगा। ये सीधी सी बात उन्होंने बताई। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, जहां क्यू क्या है? बंद सतह से घिरा आवेश, ठीक है। तो ये तो गॉस का नियम हो गया। इस फाई ई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट ds, ठीक है, ई डॉट ds। इसके लिए अगर हम ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी हो जाएगी? ई डॉट ds। इस क्षेत्रफल से, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला अगर हम फ्लक्स निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई डॉट
ds। छोटा सा क्षेत्रफल हमने चुना है, तो इसलिए इसको हम कह देंगे डी फाई ई। क्या कह देंगे? डी फाई ई। क्लियर? तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डॉट ds है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? बराबर ई ds cos थीटा। ठीक, अब इस कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा यहां पर? भाई ये देखिए थीटा होता क्या है? ई और ds के बीच का कोण जीरो, क्योंकि ds जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ई है, तो ये हो जाएगा cos थीटा का मान, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा इज इक्वल टू cos जीरो। ठीक है, बराबर 1। cos जीरो का मान कितना होता है? 1। तो ये हमारा हो जाएगा ई ds। डी फाई बराबर क्या आ गया? ई इंटू ds। ठीक है, तो इतने क्षेत्रफल से, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा ये, ठीक है, इतने से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू हमारी आ गई ई इंटू ds। क्लियर? अच्छा, अब मान लो हम ये मान लेते हैं कि इसी तरह से जैसे ये ds है, हम छोटा इतना ds यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, ऐसे ऐसे पूरे सरफेस में जो है अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर इन सबको हम जोड़ दें। ठीक है, तो पूरी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स हमें मालूम पड़ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इसके लिए या तो इन सबको अलग अलग जोड़ा जाए या उसका हम इंटीग्रल कर दें, समाकलन गणित का प्रयोग करते हैं। तो पूरे बंद सतह से, पूरी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक, मान लो ये फाई ई है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंटीग्रल डी फाई ई। अब बंद सतह का ये इंटीग्रल है, इसलिए यहां पर एक संकेत क्लोज्ड बंद घेरा कर दिया। ठीक है, क्योंकि बंद सतह का ये इंटीग्रल है, समाकलन है। सतह का है इसलिए यहां हमने एस लगा दिया। कहीं आपको ए लिखा मिलेगा, कहीं एस, लेकिन ये एस माने सरफेस के लिए, ए माने सतह सरफेस के लिए। तो ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रल ई इंटू ds। बोलो यहां बात समझ में आई? ई इंटू ds। अब आप देखिए यहां पर ई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। कैसे कांस्टेंट है जरा ध्यान दीजिए। ई यहां पर ई का मान कितना होगा? देखो प्लस क्यू चार्ज यहां पर है r दूरी पर, प्लस क्यू चार्ज से r दूरी पर, यानी इस बिंदु पर यहां पर ई का मान कितना होगा? उसी तरीके से बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पीछे पढ़ा आपने, कितना होता है उसका मान? E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो E का मान इतना होगा यहां पर, डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मान लो यहां निकालें, मान लो सपोज यहां निकालें E का मान, ऐसे पर लिखा जाएगी बाहर की ओर, तो यहां पर E का मान कितना होगा? यहां पर भी यही होगा, सेम टू सेम। यहां निकालें, मान लो यहां पर अगर हम E निकालना चाहते हैं तो यहां पर भी जो है, यहां पर भी E वही होगा, क्योंकि चार्ज वही है, डिस्टेंस वही है, r दोनों चीजें वही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सतह पर कहीं पर भी हम अगर E का मान फाइंड आउट करें, उसकी वैल्यू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि E कांस्टेंट है। तो E कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा E इंटू साइन ऑफ इंटीग्रल ds फॉर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ds ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहां पर दोनों वैल्यू रख देंगे। E का मान इतना, साइन ऑफ इंटीग्रल ds, इसको देख लीजिए, साइन ऑफ इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड सरफेस ds इज इक्वल टू, मैंने बताया
इस पूरी सतह का इंटीग्रल, यानी ds 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 करके सारे ds का टोटल, यानी पूरी सरफेस। तो पूरी सरफेस हम गणित से डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक स्फीयर है, इसकी त्रिज्या r है, तो इस r त्रिज्या वाले स्फीयर की कुल सतह कितनी होगी? 4 पाई r स्क्वायर। तो साइन ऑफ इंटीग्रल ds कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये दोनों वैल्यू हम जो है यहां पर रख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ई की वैल्यू हो गई, इंटू साइन ऑफ इंटीग्रल ds, इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी? ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्लियर, और इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये बराबर सिर्फ 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। देखो 1/एप्सिलॉन 0 और ये क्यू, इतना ही विशेष बचता है। ठीक है, और इधर क्या बचा लेफ्ट में हमारा? फाई ई। फाई ई क्या है? बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। क्लियर? तो ये किसके बराबर आ गया? अलग से लिख लेते हैं यहां पर हम, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ठीक है, अगर तो ये क्या आ गया कि कुल विद्युत फ्लक्स हमारा किसके बराबर आ गया? 1/एप्सिलॉन 0 इंटू बंद सतह से घिरा हुआ कुल आवेश। ठीक है, यही गॉस का नियम है, यही तो लिखा था मैंने, ये गॉस का नियम मैंने शॉर्टकट लिख दिया, जो कि ये उसका प्रूफ हो गया कि भैया हाँ ये सही है, वही निकल कर आया। ठीक है, तो किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 1/एप्सिलॉन 0 इंटू वो आवेश जो बंद सतह से घिरा हुआ है, 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। इसे एक बार फॉर मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से शब्दों में हम लिख देते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल्स और इसके अनुप्रयोग को समझने में आपको सुविधा रहेगी। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक, ये बराबर होगा 1/एप्सिलॉन 0 इंटू बंद सतह से घिरा कुल आवेश। बंद सतह या बंद सतह लिख लो, चलो ठीक, बंद सतह से घिरे कुल आवेश। ये हमारी गॉस थ्योरम आ गई। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होगा 1/एप्सिलॉन 0 उस बंद सतह से घिरे कुल आवेश के बराबर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर मैंने बंद सतह प्रयोग किया है शब्द, ठीक है। इसी बंद सतह को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? गॉसियन सतह, गॉसियन पृष्ठ एज्यूम जो करते हैं इस सतह को, इसको हम गॉसियन पृष्ठ भी कह देते हैं, ठीक, क्योंकि गॉस का नियम लगा रहे हैं तो उसने जो पृष्ठ माना है उसी के नाम पर उसको गॉसियन पृष्ठ कह देते हैं। तो क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा, इसको यहीं बंद कर देते हैं।